Hi everyone, this is Chirag Bajoria from the Chirag Bajoria Show. And today हमारे साथ है कुणाल कावले जी from सागर ज्वेलर्स. कुणाल जी, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे बुलाने पर. थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए. थैंक यू सो मच चिराग जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया. इट इज़ ग्रेट फन टू हैव अ टॉक विथ यू. सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन में मेरा दे दूँ तो मेरा नाम कुणाल कावले है. मैं सागर ज्वेलर्स नाम की कंपनी में को ओनर हूँ. और मैंने जो एजुकेशन आप देखेंगे तो मैंने पूरा टेक्निकल एजुकेशन किया है. पहले पॉलीटेक्निक किया है, डिप्लोमा, देन डिग्री किया है. आई डिड MBA फ्रॉम मुंबई वेलिंगर कॉलेज एंड देन आई वेंट टू माई फैमिली बिजनेस दैट इज़ ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग. तो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और जो आर्टिकल्स हैं हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑल ओवर विदर्भ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर जो अलग चीज़ मैं कर रहा हूँ दैट इज़ आई एम ऑन अ मिशन टू एजुकेट एवरीवन अबाउट फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग. तो जब मुझे 2021 जनवरी में कोरोना हुआ था और मैं 15 डेज लॉकडाउन में था अपने रूम में, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहिए. बट जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को मैं देखता था वो हमेशा फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट में बोला करते थे. वो हमेशा बोलते थे म्यूचुअल फंड ले लो, FD कर लो, बट वो बोलते थे गलती से भी अपने फिजिकल गोल्ड और सिल्वर नहीं लेना चाहिए. आज मैं उस लीनियज से हूँ जो 200 साल मेरी एंसेस्ट्री से हम लोग ये बिजनेस में हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को समझाऊं कि आज के डे एंड एज में फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू उतनी ही है जितनी आज से 10,000 साल पहले थी. सो एक मिशन पे निकला हूँ. मैंने रील्स डालना चालू किया है, एजुकेट करना चालू किया है और ऑल ओवर इंडिया से मुझे फ़ोन आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है. सो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट. वंडरफुल, क्या बात है. यूनिक थिंग टू डू. इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, जैसे कि आपने बोला भी यू आर वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस. एंड एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको रोज पूछते होंगे, आज का भाव क्या है सोने का? सही बताओ तो मैंने हमारा जो भाव रहता है दैट इज पर सेकंड, तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि क्या भाव चल रहा है आज का. नहीं, बट एक चीज बता पाऊंगा जी, सस्ता है. हाँ, क्योंकि सोना जो है हमेशा सस्ता ही रहता है. इन द लॉन्ग टर्म आप कभी भी देखोगे तो गोल्ड ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से जो भी रेट है मत देखो, आप भी मत पूछो, इन्वेस्ट कर लो, सस्ता है. वो बोलते हैं ना, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज राइट नाउ. 100%. तो इंडियंस को गोल्ड एज एन एसेट क्लास से इतना प्यार क्यों है? आप ज्वेलरी टर्म्स में देख लो या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देख लो, इतना इंडिया को क्यों प्यार है इस एसेट क्लास से? इंडिया का जो गोल्ड के साथ रिलेशन है दैट गोज लैक्स ऑफ ईयर्स. जब इंडिया ट्रेडिंग करता था आउटसाइड कंट्रीज से, जैसे ग्रीस और रोमन से जब ट्रेडिंग होती थी, तो इंडियन सिर्फ गोल्ड डिमांड करते थे. उसके पीछे का एक रीजन था. इंडिया जैसी आज एक कंट्री के वैसे नहीं हुआ करता था. इट वाज अ डिफरेंट किंगडम्स जो रूल किया करते थे और आपको ये पता नहीं रहता था कि कल हम किससे रूल होने वाले हैं. बट गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूनिवर्सल करेंसी है. आज कोई भी किंगडम हम पे रूल करने आ जाए, लोगों को पता था कि गोल्ड और सिल्वर तो एक्सेप्ट होगा ही होगा, हमारा पैसा खराब नहीं होने वाला है. तो गोल्ड और सिल्वर का रिश्ता तब से चालू हुआ है और सबके मन में इनग्रेन्ड है. अब जो आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो जो गोल्ड बार्स तो है तो लोग रखते हैं, लेकिन जो ऑर्नामेंट्स है वो इसीलिए अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों का बना क्योंकि उससे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया लोगों को. और जब इमोशनल अटैचमेंट किसी चीज से होता है तो उसको आप इजीली सेल नहीं करते और वही बहाने से वो अपने पास रखा रहता है. फिर जब इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आती है तब अब उसको आप सेल करते हो एट द लास्ट स्टेज. इसीलिए इतने सालों से जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, हर एंसेस्टर्स ने अपना जो ये एक्सपीरियंस है वो पास डाउन करते हुए आज ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड. गोल्ड आप जब खरीदते हो, जैसे आपने बोला कि जब इमरजेंसी आती है तो लोग सेल भी करते हैं या गोल्ड लोन के लिए जाते हैं लोग. तो आज अगर मैं स्पेसिफिक सपोज बुलियन खरीद रहा हूँ, ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, उसका सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस सेम होगा या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? फर्क होता है. जैसे कि अगर 75,500 मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो 1,000 रुपीज मेरा मतलब गोल्ड मर्चेंट कस्टमर को दे रहा है. अब कैसा है, जब आप मुझसे खरीदते हैं, गोल्ड मर्चेंट से आप खरीदते हैं, तो उस पर GST लगता है. लेकिन जब आप बेचने जाते हो तब गोल्ड मर्चेंट आपसे URD परचेस करता है. तो वो जो है वो बेस प्राइस पे रहता है.
हाँ, वो बेस प्राइस से 1000 रुपीज कम नॉर्मली जनरली लोग लेते हैं, लेकिन हर ज्वेलर का सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस अलग रहता है। गोल्ड पे 3% जीएसटी है, राइट? यस, 3%। तो वो 3% काट के आप बेच रहे हो, ऐसा है? 3% सेलिंग प्राइस प्लस 3%। तो जो सेलिंग का जो बेस प्राइस है उससे 1000 रुपीज लेस उसका बाइंग प्राइस रहेगा। ओके ओके। अब हर किसी के पास में इंडिया में, मैं मानता हूँ जितनी पॉपुलेशन है सबके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट में तो गोल्ड है ही। 100%। गोल्ड का एग्जैक्ट प्राइस आज अभी क्या चल रहा है वो ट्रैक कैसे करना चाहिए एक इंडिविजुअल ने? अगर आपको एक्चुअल जेन्युइन रेट्स चाहिए है तो ऑल इंडिया डोमेस्टिक ज्वेलरी काउंसिल है, अच्छा, जीजेसी के नाम से जाना जाता है उसको। उसकी वेबसाइट है ggc.in। वहां पे आप चले जाइए, वहां पे आपको कंटिन्यूसली रेट्स अपडेटेड मिलेंगे कि क्या सेलिंग प्राइस है, क्या बाइंग प्राइस है। लेकिन द रेट्स आर इंडिकेटिव, ये एग्जैक्ट रेट्स हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन कि आपको ये रेट्स कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। आई थिंक इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द ज्वेलर जिसके पास जा रहे हैं, बिकॉज एवरी ज्वेलर हैज द ऑटोनॉमी, जो उसको रेट्स चलाना है वो चला सकता है। आप रेट्स फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी कॉल्ड एज अ कार्टेल इन इंडिया, दैट इज अ लॉ कि आप मिलके रेट्स फिक्स नहीं कर सकते। सो ऑल दीज रेट्स आर इंडिकेटिव, एक्चुअल प्राइस आपको कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। यस, ओके यस, यस, यस। क्या ऐसा होता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम हुआ है तो रिटेल मार्केट में ज्वेलर्स रेट नहीं उतारते, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्वेलरी फील्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव। ओके। आज नागपुर जैसे शहर की भी सोच ले तो 800 से ऊपर ज्वेलर्स है। अच्छा। एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। राइट। अगर मैं आपको नहीं दूंगा फेयर रेट्स पे तो कोई और जरूर दे देगा। एंड गोल्ड जो इंडस्ट्री जो है दैट इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऑल वर्ल्ड में आपको पता रहते हैं कि गोल्ड के क्या है। अगर आप देखोगे तो रोज नहीं, आपको पता रहता है, लेकिन कैसे होता है जनरली हर किसी का एक या दो कोई फैमिली ज्वेलर्स टाइप होते हैं। आप उनके पास जाते हो उस चीज के लिए, आप हर तीसरी दुकान में नहीं जाओगे, या आपका जो भी सिटी का गोल्ड मार्केट होगा वहां पे जाके नहीं हर बार रेट पूछोगे। तो इसीलिए फिर भी ट्रांसपेरेंट है ये, फिर भी ट्रांसपेरेंट है एकदम। जो सुबह सराफा के रेट्स निकलते हैं इंडिकेटिव, ऑब्वियसली उसके हिसाब से लोग मार्केट चलाते हैं। अच्छा। बिकॉज इट इज अ रोलिंग बिजनेस। इफ ज्वेलर्स आज सेल करते हैं तो वो टाइम पे परचेज भी करते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उसने अगर हाई प्राइस में इन्वेंट्री लेके रखा है तो उसको उसी में बेचना पड़ेगा। वो न्यू इन्वेंट्री सस्ते में ले सकता है बिकॉज अगर रेट्स कम हुए हैं तो इट इज अ रोलिंग बिजनेस। तो वो जो आज का रेट आया है वो ही आपको बताएगा बिकॉज ही हैज टू स्टे इन द मार्केट एंड एवरीबडी इज अवेयर कि आज की तारीख में रेट कब क्या किसका क्या चल रहा है। ओके। इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देन जो बिग ब्रांड्स है, तनिष्क हो गया, मालाबार हो गया, अभी आदित्य बिरला उतर रहे हैं इस मार्केट में। राइट। तो ये लोग किस तरीके से अफेक्ट करते हैं लोकल ज्वेलर्स को? नॉर्मली अगर शॉर्ट टर्म में सोचा जाए तो इफेक्ट करते हैं इन द बिजनेस टर्म्स, लेकिन अगर अपन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखोगे तो ये ब्रांड्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री बड़ी हो। अच्छा। पहले अगर समझेंगे कि ये ब्रांड्स आए क्यों, इट्स बिकॉज कि ज्वेलरी एक टाइम में वाज नॉट कंसिडर्ड सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ इन द टर्म्स ऑफ प्योरिटी। ओके, राइट राइट राइट। हाँ, तो तब लोगों का झुकाव ब्रांड्स की तरफ गया। लेकिन जब से BIS ने हॉलमार्किंग लाया है तो आज लोकल फैमिली ज्वेलर्स के पास और कॉर्पोरेट ज्वेलर्स के पास सेम माल मिलेगा आपको। अच्छा। कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। द ज्वेलरी हैज टू बी हॉलमार्क्ड एंड HUID आपको चेक करना है। तो लिटरली कुछ डिफरेंस बचा नहीं है। फैमिली ज्वेलर्स के पास अपने अलग एडवांटेजेस है कि वो आपको सर्विस ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, आपसे पर्सनल व्यवहार रखेंगे, वो आपका काम ज़्यादा अच्छे से होगा। कॉर्पोरेट ज्वेलर्स के पास आपको अलग टाइप की वैरायटी शायद देखने मिल सकती है या फिर जो भी है। स्टिल मार्केट जो है ज्वेलरी का एक्सपांड हो रहा है। अगले 10 सालों में एस्टिमेटेड है कि ये और बढ़ेगा बिकॉज इंडिया की जो एवरेज एज पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में बहुत सारी वेडिंग्स होने वाली है और सभी के लिए अच्छा रहने वाला है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी एंड लोकल फैमिली ज्वेलर के लिए भी। अच्छा। yes. इतना बड़ा मार्केट है कि हर किसी को कैटर कर पाएगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में गोल्ड जो अपन ने हिस्ट्री के बारे में बात की, इट हैज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड। अगर किसी को लड़की आज होती है तो वो आज से चालू कर देता है कि 21 साल तक के मेरे को उसकी
ज्वेलरी गहने तैयार जमा करनी करने हैं है, मेरे को, राइट। क्योंकि अपना कल्चर ही वैसा है, इससे ज्वेलरी निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग जो है दे हैव मूव टू सटल ज्वेलरी। अच्छा। सटल ज्वेलरी रोज पहनेंगे, सिंपल मंगलसूत्र पहन लेंगे, सिंपल रिंग पहन लेंगे, लेकिन फेस्टिवल ओकेजन आया तो आप देखना लेडीज लोगों को दे विल बी ऑल डेक्ड अप। राइट तो इंडिया में ये दो चीज है, राइट। छोटी ज्वेलरी भी लोग रेडीली पहनते हैं, और जब शादी त्योहार आता है तो वो उनको बड़ा ही चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी एज इन होल गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट ज्यादा बड़ा है या डायमंड ज्वेलरी स्टडेड का ज्यादा मार्केट बड़ा है? गोल्ड का ही मार्केट ज्यादा बड़ा है। अच्छा। डायमंड रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली न्यू मतलब ये 100 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा। अमेरिका में रिसर्च हुआ था 1914 आई गेस, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसके पहले ओनली 10% 20% एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड हुआ करता था। 80% 90% में नहीं हुआ करता था। अच्छा। बट वो मार्केटिंग हुआ कि डायमंड इज अ बेस्ट फ्रेंड, वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, डायमंड्स आर फॉरएवर, एंड उसकी वजह से वो ट्रेंड, वो सब चीजें बढ़ी, जिसकी वजह से आज 90% एंगेजमेंट रिंग्स में आपको डायमंड तो मिलता ही है, डायमंड दिखता है। लेकिन स्टिल व्हेन इट कम्स टू बिग ज्वेलरी, बिग इन्वेस्टमेंट, पीपल प्रेफर गोल्ड मोर। राइट। यस। एक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से गोल्ड मर्चेंट ज्यादा कमा पाता है या डायमंड मर्चेंट ज्यादा कमाता है? अगर सच बोलूं तो डायमंड में जो मार्जिन है हाँ। दैट इज मच मोर हायर देन गोल्ड। अच्छा। यस, ओके। बिकॉज डायमंड्स में इतने सारे फैक्टर्स रहते हैं, 4 C's रहते हैं, कट, क्लैरिटी, कलर, एवरीथिंग इज देयर, यस। एंड इतना क्लियर मार्केट नहीं है जितना गोल्ड है। गोल्ड में आपको 24 कैरेट 995 के रेट्स मिल जाएंगे, दैट विल बी कंपेरेबल एवरीवेयर। डायमंड्स में इट डिपेंड्स ऑन द पीस, कलर, सर्टिफिकेशन, देयर आर लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिंग, सो उसमें मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। ज्यादा होता है। पर जो अभी देखा जा रहा है कि डायमंड्स का मार्केट टूट रहा है, डायमंड के रेट रोज 3 साल से उतरे जा रहे हैं, 30-40% मार्केट टूट चुका है। राइट। लैब ग्रोन का कल्चर आ रहा है। यस। तो ये गोल्ड के लिए बेनिफिशियल है या गोल्ड को उससे फर्क नहीं पड़ता? वो आप लैब ग्रोन में लगाओ या असल में लगाओ, सोना तो लगना ही लगना है। गोल्ड तो बेस है। गोल्ड के ऊपर आप डायमंड लगाओ, आर्टिफिशियल लगाओ, जेमस्टोन लगाओ, इट डज नॉट मैटर, लेकिन गोल्ड ही यूज होने वाला है, उससे इसको फर्क नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। गोल्ड और सिल्वर को आप एसेट क्लास में कैसे देखते हैं? ओके, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में क्या फर्क है। जी। लार्ज कैप इज गोल्ड एंड स्मॉल कैप इज सिल्वर। अच्छा। गोल्ड जो है वो स्टडी इन्वेस्टमेंट है, उसका पर्पस ही मेन इन्वेस्टमेंट है। ओके। जबकि सिल्वर इज मेजॉरिटी यूज्ड फॉर एज अ इंडस्ट्रियल मेटल, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है वो। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम हुई तो सिल्वर के रेट्स नीचे भी बहुत जा सकते हैं, जबकि गोल्ड इतना नीचे जाता नहीं है। तो गोल्ड इज मच मोर स्टेबल इन लॉन्ग रन। हाँ, लेकिन अगर आपको रिस्क एपेटाइट है तो सिल्वर इज अ वंडरफुल ऑप्शन एज वेल। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक जनरल इन्वेस्टर ने 70% गोल्ड और 30% सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहे और सिल्वर से उसको अपॉर्चुनिटी भी मिले कि मुझे रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। ओके। Yes, both are good. And in fact, I would suggest for the next 10 years, अगर आप टारगेट ले रहे हैं 2035 का, तो सिल्वर इज अ वेरी साउंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सिल्वर इज गेटिंग यूज्ड इन सोलार, EVs, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एवरीवेयर सिल्वर है, और इतना सिल्वर दुनिया में है ही नहीं ओके कि उतने वो। लेकिन बहुत बड़ा इश्यू दोनों के स्टोरेज का भी है ना, सोना इतना होता है, सिल्वर इतना बड़ा हो जाता है। गोल्ड जो है वो ज्यादा डेंस होता है, राइट। तो 1 kg का अगर बार देखोगे दैट इज 82 लाख रुपीज आज की तारीख में, लेकिन वो इत्तू सा रहेगा। हाँ। जबकि सिल्वर का 30 kg का बार इतना बड़ा रहेगा। 1 kg तो चलो इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम तो है ही सिल्वर में, बट अगेन डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। गवर्नमेंट ने SGBs निकाला है, ETFs है, देन यस, एंड फिजिकल गोल्ड तो है ही बहुत पुराना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों में आप किसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड का पर्पस पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ETFs क्या है और SGBs क्या है। ओके, फिजिकल गोल्ड तो सबको पता है, रॉ गोल्ड है जो आपके हाथ में आप फील कर सकते हैं, अपने पास आपकी ओनरशिप रहती है पूरी। राइट। ETFs, गोल्ड ETFs इज ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली उसका फंडा ये होता है कि जो गोल्ड का रेट आज जो एक्सचेंज बताएगा हमको, वो हम मैच करेंगे।
जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैंडल करती है, तो वो गोल्ड के प्राइस को सिर्फ ट्रैक करती है। आपकी जो भी ओनरशिप है दैट इज इन द एक्सचेंज, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अभी के तारीख में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फिलहाल पॉज हो गए हैं, इशू होना बंद हो गया, लेकिन जब गवर्नमेंट करती थी, एक गवर्नमेंट की गारंटी पे इशू होता था कि हम 2.5% आपको साल के देंगे, और जब भी आपका इसकी एक्सपायरी रहेगी, आई थिंक 8 साल की एक्सपायरी थी इसकी, है ना, मुझे आई एग्जैक्ट एम डेटा पता नॉट श्योर, बट लेकिन एक टाइम फ्रेम के लिए रहता है कि अगर आपने आज लिया है तो आज से 7-8 साल बाद जो भी रेट रहेगा उसकी इसमें हम सेल करके आपको उतना टैक्स फ्री इनकम दे देंगे। अच्छा, यस, ओके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा कि जो गोल्ड लोग फिजिकल में ले रहे हैं, अब गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप गोल्ड लेते हो और अपने लॉकर में रख देते हो, कंट्री के रोटेशन में काम नहीं आता है। सही है। तो इसीलिए एज अ ऑप्शन गवर्नमेंट ने निकाला, बट ये गोल्ड नहीं है। अच्छा, इट इज गोल्ड का अगर प्राइस आपको मैच करना ही है तो गोल्ड ने तो 12% रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में, ठीक है। तो यू डोंट बाय गोल्ड फॉर रिटर्न, यू बाय गोल्ड फॉर सेफ्टी। राइट। सेफ्टी किस तरीके से? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में कौन बैठा है, दुनिया की स्थिति क्या है, नथिंग नथिंग नथिंग। आप किसी के भरोसे नहीं बैठे हो कि कल मुझे पैसे चाहिए तो मुझे एक्सचेंज में विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, सैटरडे संडे है क्या, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, नथिंग। यू आर सिक्योर, योर फैमिली इज सिक्योर, दैट इज वाई यू बाय फिजिकल गोल्ड। इसीलिए आज इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी है, लेकिन फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ये कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यस, क्योंकि गोल्ड जो है वो टेंजिबल है, वो आपके पास है, आपके हाथ में है। कल जाके कुछ भी स्थिति आ जाए दुनिया में, अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं। टर्की में अर्थक्वेक आया था रिसेंटली, 1-2 साल पहले, याद है आपको जी। जिस दिन टर्की में अर्थक्वेक आया, उनको लगा यार अब सब स्टॉक मार्केट सेल करना चालू कर देंगे, उन्होंने स्टॉक मार्केट फ्रीज करके रख दिया। मतलब जब आपको जरूरत है, इतनी बड़ी आपदा आई है और आपको पैसे की जरूरत है, तभी आपके पास कुछ नहीं है, आपके सामने बंद कर दिया, बैरियर खड़ा कर दिया। सेम आप श्रीलंका की स्थिति देख लो, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो अगर आप कुछ चीज बेचते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको करेंसी मिलती है, लेकिन जब करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, देन क्या फायदा, राइट, है ना। श्रीलंका के लोगों ने जब बेचा होगा उनके स्टॉक्स, तो उनकी जो करेंसी मिली होंगी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन श्रीलंका में एक्चुअली एक स्थिति बताता हूं जो हुआ है, लोगों ने अपनी ज्वेलरी दे के अपना काम निकाला है। अच्छा, सेम विथ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जिस दिन यूक्रेन के ऊपर युद्ध घोषित हुआ, कुछ लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके गए, यूक्रेन ने अपने सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, सिटीजन्स पे लिमिट लगा दी कि इतने रुपए के आप नहीं निकाल पाओगे, ये अभी देश के काम आएगा आपका पैसा। तो आपके पैसे की जो कंट्रोल है वो आपको ही नहीं है। right. और लोगों ने क्रॉस बॉर्डर जाके फिर जो पैसे दिए तो बोले हम यूक्रेनियन करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि यूक्रेन नाम का देश रहेगा कि नहीं रहेगा कल। right. तो दे एक्चुअल में ये हुआ है कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी दी है और अपना गुजारा किया है। तो दैट इज द पावर ऑफ फिजिकल गोल्ड विच कैन नेवर बी मैच्ड बाय ETFs, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड और एनीथिंग। इसमें कोई एंट्री बैरियर है? गोल्ड आप फिजिकली खरीदने को जाते हो अपने लोकल ज्वेलर से, तो मान के चलो आज 80,000 के आसपास भाव चल रहा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, तो आपको 8,000 का लेना है, 80,000 का लेना है, 8 लाख का लेना है, कहीं एंट्री बैरियर होता है? आपको कुछ भी मिल जाता है? 1 ग्राम गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होता है ज्वेलर्स। क्या कुछ ज्वेलर्स तो 500 मिलीग्राम में भी स्टार्ट कर दिए हैं आजकल, बजट को देखते हुए बनाना। ओके, 8,200 रुपए में आपको 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिल जाएगा आज के रेट में, लगभग। एक रिटेल कंज्यूमर जब खरीदने के लिए जाता है इतना छोटा अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो वो प्योरिटी को लेके कैसे श्योर रहेगा, या कहाँ से चेक करवा पाएगा उस चीज की प्योरिटी? हॉलमार्क आप करा सकते हैं, बुलियन को भी, बुलियन भी हॉलमार्क होता है। ओके, तो यू कैन डू दैट। और वो तो मर्चेंट के इस पे हो गया ना, हाँ, मर्चेंट के पार्ट पे हो गया। लेकिन एक रिटेलर जब खरीदने को जाता है, रिटेल कंज्यूमर जब जाता है, तो या उसके पास में ऑलरेडी कोई ज्वेलरी पड़ी है जो मान लो पुश्तों से आई हुई है, तो वो कैसे चेक कर पाएगा उसको? वो आपको हॉलमार्किंग सेंटर से ही वो चेक करा के आपको उसको करवाना पड़ेगा। यस, टेस्टिंग सेंटर भी रहते हैं जिसपे आप टेस्ट कर सकते हो कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है। तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है? सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। यस। अच्छा,
ओके और ये मर्चेंट्स अपने एंड पे करते हैं हमेशा आजकल, या इसमें भी कोई लोग करते हैं कोई लोग नहीं करते, ऐसा है? मतलब जब आप रिटर्न करने आए ज्वेलरी तब? जब मैं रिटर्न करने आया तभी भी, और जब आप सेल कर रहे हैं तभी भी? सेल जब करते हैं, आज तो HUID और हॉलमार्किंग मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। उस पे लिखा रहेगा कि ये 22 कैरेट हॉलमार्क है, 18 कैरेट हॉलमार्क बुलियंस है। पे भी? बुलियंस पे नहीं, मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। ज्वेलरी की बात बुलियंस में आपको 24 कैरेट की हॉलमार्किंग मिल जाएंगी। मिल जाएगी। हाँ। ओके। ये इतना बड़ा मार्केट है, इसमें स्कैम्स तो होते ही है। एक कोई स्कैम का एग्जांपल या किस तरीके का स्कैम कॉमनली चलता है मार्केट में, उसके बारे में बताइए। अगर ज्वेलरी मार्केट की बात करूँ तो बहुत रिफॉर्म्स और वो सब के चक्कर में एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, लेकिन कुछ अभी भी नेगेटिव एलिमेंट जो हर इंडस्ट्री में रहते हैं वो इस इंडस्ट्री में भी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सब लोगों को फेमस होने के चक्कर में सबको चाहिए कि कस्टमर अपने पास आए, तो कुछ ही ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं वो रील्स बनाते हैं, पार्सल खुल रहा है 3% में मिल जाएगा आपको ज्वेलरी, और वो जो ज्वेलरी रहती है दैट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड मार्क। जो बहुत लोग कम मेकिंग चार्जेस के चक्कर में उनके पास चले जाते हैं, वो बहुत बार कोटिंग का हो सकता है या फिर जो भी है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। हॉलमार्क भी नहीं होता है, लेकिन कम मेकिंग के चक्कर में वो लोग ले लेते हैं। ये लीगल है? नहीं, इट इज नॉट लीगल। दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज गो टू अ गुड फैमिली ज्वेलर, और हॉलमार्क और HUID नंबर चेक करके ही आपने लेना चाहिए। अच्छा। यस, गो फॉर अ रेप्यूटेड ज्वेलर। जो नए नए आए हुए हैं उनको वीडियोस बना रहे हैं, पार्सल खुल रहा है 3% में आपको ये दे देंगे, 2% में, इट इज नॉट पॉसिबल। गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट चना फुटाना। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है कारीगर की, ये आपको 3% में नहीं मिलने वाला। ज्वेलरी आप रोज नहीं लेते हैं, अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के पास जाइए और उनसे ही लीजिए। ओके। यस। जो डायमंड्स का मार्केट है लैब ग्रोन बढ़ रहा है, जो ओरिजिनल डायमंड्स की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि क्रैश हो रही है। राइट। तो जो ओरिजिनल डायमंड्स में डील करते हैं उनका फ्यूचर आपको क्या लगता है? वो सरवाइव कर पाएंगे? उनका इतना बड़ा मार्केट है, या उनको भी इवेंचुअली लैब ग्रोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा? इस तरीके से भी मार्केट दो हिस्सों में बट रहा है। जो नेचुरल डायमंड के चाहने वाले हैं वो नेचुरल डायमंड की तरफ ही जा रहे हैं, और जिनको फर्क नहीं पड़ता यार मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए, डायमंड तो डायमंड है, वो उसकी तरफ जा रहा है। जिनके पास बजट ही नहीं है, तो आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो ना उस चीज में? देख के नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कुछ ज्वेलर्स भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। उसको आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन लैबोरेटरी के पास भेजना पड़ेगा, तब उसका सर्टिफिकेट होके आपके पास मिलेगा। या तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो प्री सर्टिफाइड पीसेस ही खरीदिए, नेचुरल हो या लैब मेड हो, दोनों का मिलता है सर्टिफिकेट। ओके। यस। आप एज अ ज्वेलर क्या प्रेफर करते हैं? मैं कहूंगा कि डायमंड्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। अपन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव छोड़ ही देते हैं। डायमंड ये शौक है, ये शौक है, ये शौक है। राइट। अब वो शौक आपका नेचुरल लेके पूरा हो रहा है या आर्टिफिशियल लेके पूरा हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब लैब ग्रोन लेके पूरा हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ओके। मेरे को डायमंड पहनने का शौक है, मैंने ले लिया लैब ग्रोन, दैट इज आल्सो केमिकली एकदम सेम होता है कंपोजिशन, दैट इज जस्ट लैब मेड एंड दैट इज फाउंड इन नेचुरल। कुछ भी फर्क नहीं है, वो आपके ऊपर है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरे को तो चीज नेचुरल खरीदनी है। हर इंसान अलग होता है, हर एक की टेस्ट अलग होती है, दैट इज डिपेंड ऑन द पर्सन। राइट। दोनों आर गुड प्रोडक्ट्स। राइट। तो दोनों का मार्केट है। आज मुझे बताइए, आज ज्वेलरी आप पूरी फाइन ज्वेलरी लेते ही है 22 कैरेट की, लेकिन 1 ग्राम वाली ज्वेलरी भी तो अवेलेबल है ना, राइट, आर्टिफिशियल वाली, उसका भी मार्केट है। राइट। तो उस तरीके से इसका भी मार्केट रहेगा, इसका भी मार्केट रहेगा। ओके। आपको कैरी करने पे आप क्या कैरी करना चाह रहे हो और क्या कैरी कर सकते हो, क्या कैरी करना चाहते हो, आपके वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। एसेट क्लासेस को अब जब मैं थोड़ा बांटता हूँ तो अब नया जो एसेट क्लास निकल के आया है क्रिप्टो करेंसी। ओके। तो आप गोल्ड का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं, वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी? एक यंग लोग जो अपनी जनरेशन के हैं वो लोग इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी में, जबकि बहुत वाइडली रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उस पर आपके व्यूज क्या है, बताइए। क्रिप्टो करेंसी का अगर बेस देखोगे तो इसका बेस है करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज यूज्ड एज अ करेंसी, ये इसका बेस है। ये क्यों हुआ? 1971 के पहले जितना सरकार के पास गोल्ड हुआ करता था उतनी करेंसी वो छापा करते थे। US डॉलर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो US डॉलर की वैल्यू हुआ करती थी।
1971 में निक्सन आए प्रेसिडेंट, उन्होंने बोल दिया अब की बार ऐसा नहीं होगा, अभी हमको जितना लग रहा है गोल्ड की जरूरत नहीं है, जितना करेंसी लग रहा है उतना छापेंगे। ठीक है। तो उसके बाद से जो करेंसी प्रिंटिंग चालू हुई है, कंसिस्टेंटली करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। अब मुझे बताइए, अमेरिका लोन ले रहा है, अपने वेपन्स यूज कर रहा है, इजराइल को फंड कर रहा है और पैसा खुद ही छाप रहा है। तो इसका एक लॉजिक समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट कोई भी हो, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आया है कि डिसेंट्रलाइज रहेगा और ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी प्रूव नहीं हुई है। अभी भी आज बहुत सारे एक्सचेंजेस में ये स्कैम हो चुके हैं। लोगों ने यूएसबी ड्राइव में अपने क्रिप्टो रखे हुए हैं, वो रखे जाके वो पूरे गायब हो चुके हैं। अभी तक के कोई मिला नहीं है चोर। तो जितना गोल्ड सॉलिड है, टेंजिबल है, उसको आप कोई डिजिटल एसेट से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। ओके। अब जो क्रिप्टो करेंसी और ये जो चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई ना कोई इकोनॉमिक क्रांति आने वाली है। अच्छा। पैसा बदलने वाला है। ओके। पैसा जो आज अपने को दिख रहा है, नोट्स जो छप रहे हैं, ये बदलने ही वाला है। क्रिप्टो करेंसी इसका बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। अच्छा। और जब वो चीज होगी तब गोल्ड की वैल्यू वापस से ऊपर आएगी, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसपे पूरा दुनिया विश्वास करती है। और वो जब ट्रांजिशन होगा तो गोल्ड उसके फैक्टर में रहेगा ही रहेगा। ओके। तो गोल्ड विल ऑलवेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन व्हाटएवर इवन द न्यू क्रिप्टो करेंसी इज फॉर्म, और जो भी चेंज आएगा दुनिया में। ओके। मैं तो बोलता हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी में मैक्सिमम लोग गए हैं, दे आर गॉन फॉर द रिटर्न्स। राइट। जो उसका एक्चुअल पर्पस था करेंसी का, वो तो अभी तक के ज्यादातर यूज नहीं हो रहा है। तो रिटर्न्स के चक्कर में जो जा रहा है, अगर इतना 13,000% रिटर्न दे रहा है कोई एसेट, तो आपको सोचने की जरूरत है उसमें कि क्या है उसके पीछे का फंडा। राइट। आप समझदार है, जब स्टॉक मार्केट 15% दे रहा है, गोल्ड 12% दे रहा है, सिल्वर 9-10% दे रहा है, तो ये इतना कैसे दे पा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा और एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा अपने फाइनेंस के बारे में। एक इंडिविजुअल का नेटवर्थ बाइफर्केशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उसको लैंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको गोल्ड में कितना होना चाहिए, इक्विटी मार्केट में कितना होना चाहिए, लेट्स से क्रिप्टो करेंसी में कितना होना चाहिए, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कितना होना चाहिए? देखो, बाकी एसेट क्लासेस के बारे में मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि उसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, रिस्क एपेटाइट क्या है, रियल एस्टेट कौन सा लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स। मैं तो क्रिप्टो करेंसी आपको उतना ही लेके रखो जितना आप हारने के लिए तैयार हो। राइट। तो उसके ऊपर तो क्रिप्टो करेंसी मुझे नहीं लगता आपने लेना चाहिए। बाकी अगर गोल्ड और सिल्वर की मैं बात कर दूं, तो आपके एंटायर नेटवर्थ का 25% गोल्ड और सिल्वर में रहना चाहिए। अच्छा। क्यों, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। जब आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया कि अगर बैंक बंद हो गया तो हो सकता है, मैंने तो आपको एग्जांपल से बता ही दिया। तो एट दैट टाइम आपके हाथ में जो रहेगा बस वही आपकी वैल्यू रहेगी। ओके। इन केस ऑफ एन एपोकलिप्स, एन अर्थक्वेक, पता नहीं, या फिर एक अनदर लॉकडाउन, चाइना के इतना जो वायरस है, अभी एक नया और एक आया, तो आप कभी भी स्थिति बता नहीं पाओगे कि दुनिया की क्या जाएगी। लेकिन ये जरूर बता पाओगे कि जो भी स्थिति आएगी उसमें गोल्ड एक्सेप्टेड रहेगा। ओके। तो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपने कंप्लीट नेटवर्थ का 25% फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में रखना ही चाहिए। राइट। ओके, दैट इज माय एडवाइस। 100%। गोल्ड का मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो अभी 1-2 साल से चल रहा है, गोल्ड के प्राइसेस जो स्पाइक हुए हैं, ये वंस इन अ डिकेड वाली चीज चल रही है, या एवरी ईयर तो गोल्ड इतना चढ़ता नहीं है जितना अभी 2 साल में चढ़ा है? एक्चुअली अगर 1975 से लेके आज तक का आप डेटा निकालोगे तो अराउंड 12% का कंपाउंडेड रिटर्न है। राइट। लेकिन 2005 से लेके कंसिस्टेंटली गोल्ड का जो रिटर्न है वो कहीं ज्यादा है। अच्छा। बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्ल्ड, जो मैंने आपको डी डॉलराइजेशन की बात की, वॉर्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब चीजें धीरे 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 इफेक्ट करते हैं।
अब अगर मैं बोल दूं आपको कि गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ रही है लेकिन आपके पैसे की वैल्यू घट रही है, राइट, सो ये भी एक फैक्टर सोचने वाली बात है। आज मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू, जस्ट कोविड के पहले ले लीजिए 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी, और आज 2025 में क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। राइट, 1 लाख इज लाइक 50,000 दैट टाइम। राइट, तो ये इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ रहा है इसकी वजह से गोल्ड जो है हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा। राइट, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना गोल्ड बढ़ते जा रहा है। और ये जो आपने साइकिल की बात करी, दिट इज नॉट जस्ट सिंपल साइकिल, ये एक सुपर साइकिल चल रहा है commodities में। every commodity is going through a super cycle phase because of all the reasons and the factors, जिसमें गोल्ड भी है और उसको अच्छा खासा रिटर्न अभी मिल रहा है। हम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसे ही रिटर्न्स रहेंगे 20% 30% रिटर्न्स पर ईयर रहेंगे, ऐसा आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। 12% एक्सपेक्टेशन करके चलना चाहिए। और अगर एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी आ गए कोई बात नहीं, सोना ऐसी चीज है जो 3 कदम आगे जाता है तो सिर्फ 1 या 2 कदम ही पीछे आएगा, वापस छलांग मार के आपको रिटर्न देगा ही देगा। बस लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रखना है, शॉर्ट टर्म कभी भी आपने गोल्ड का सोचना नहीं चाहिए। ओके, यस। बीच में प्लैटिनम एज एन एसेट क्लास बहुत पॉपुलर हुआ था, अभी कहाँ स्टैंड करता है प्लैटिनम? एक्चुअली जब अपन गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के एक बहुत डिफरेंट एडवांटेजेस है। गोल्ड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि गोल्ड इज रेयर, और कई बार सोचे जाएंगे तो इतना रेयर भी नहीं है, बट द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इज एक्सपेंसिव। ओके, जिसके वजह से एक बहुत अच्छी स्थिति में बनता है गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। प्लस जब आप ज्वेलरी बनाओगे तो गोल्ड इज सॉफ्ट। एक लोकल आर्टिस्ट भी अपने वर्कशॉप में सादे टूल्स लेके ज्वेलरी बना सकता है। प्लैटिनम ऑन द अदर हैंड मार्केट किया गया, इट इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड, एवरीथिंग वाज मार्केटिंग, बट जो बोलते हैं ना द किंग विल ऑलवेज रिमेन अ किंग। ओके, तो गोल्ड इज ऑलवेज वाज ऑलवेज अ किंग और आज भी किंग है। प्लैटिनम की वैल्यू एक टाइम में गोल्ड से ज्यादा थी, लेकिन आज उस वैल्यू के आसपास भी नहीं है और उसकी रेट्स भी प्लैटिनम गोल्ड से नीचे बहुत नीचे है अभी भी। ओके, और उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, प्लैटिनम के लिए आपको अलग मशीन्स की जरूरत होती है, अलग सेटअप प्रॉपर चाहिए, प्लस इट इज मोर हार्डर देन गोल्ड, तो इट इज हार्डर टू वर्क विथ। और उसकी जो वैल्यू है वो कैचअप नहीं की है गोल्ड से। जितना मैंने प्लैटिनम में नोटिस भी किया है, लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं वो प्लैटिनम को उतना प्रमोट नहीं करते, लेकिन कॉर्पोरेट ज्वेलर्स में किया जाता है। एंगेजमेंट रिंग्स हो गया या किसी भी तरीके की ज्वेलरी में वो लोग प्रमोट करते हैं। सी व्हेन इट कम्स टू एंगेजमेंट, और जब एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप न्यू क्राउड की बात कर रहे हैं, यंगर क्राउड की कर रहे हैं। तो एक मार्केटिंग जब आप करके बताते हैं कि प्लैटिनम इज दिस गुड एंड दैट, तो वो उनको ऐसा लगता है कि प्लैटिनम इज मच बेटर देन गोल्ड। और आजकल का जो टेस्ट चेंज हुआ है लोगों का, उनको पीला पहनना नहीं पसंद, राइट, तो वो टेस्ट के लिए दे हैव वेंट टू प्लैटिनम। ओके, बट अगर आप 14 कैरेट की एक रिंग लेते हैं गोल्ड और उसको प्रॉपर अलॉय मिक्स करते हैं तो व्हाइट गोल्ड में एक बहुत अच्छी रिंग आपकी बन के आ जाएगी। आपको प्लैटिनम अगर शौक है, अगेन विद द सेम थिंग विद डायमंड्स, अगर आपको शौक है तो लीजिए, लेकिन उसके पीछे आप इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए। ओके, एक नया मैं एज अ बिजनेस पर्सन एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो इज इट अ गुड बिजनेस टू जंप इन? ज्वेलरी आज की तारीख में और आज से 10 साल तक के एटलीस्ट जो डेटा सजेस्ट करता है विल बी एन एक्सीलेंट पोजीशन। ज्वेलरी जो है, एक तो पहली बात तो ये एवरग्रीन बिजनेस है। ओके, क्योंकि दुनिया में सबके दिमाग में ये फिट है कि हमको ज्वेलरी पहननी है, वी वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, ज्वेलरी एनहांसेस योर लुक, और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है। इवन आप एनिमल्स को देख लेंगे तो कुछ कुछ एनिमल्स तो दे यूज सम फ्लावर्स और समथिंग एज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी। तो इट इज इन आवर डीएनए कि अपने को अच्छा कैसे दिखना है, तो ज्वेलरी हमेशा रहेगी। और 10 साल तक के तो जो एज, इंडिया की जो एज चल रही है अभी, एवरेज एज, उसके हिसाब से बहुत सारी शादियां होने वाली है। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू गेट इनटू स्टार्टिंग के लिए। अभी ये जो रेट्स चल रहे हैं गोल्ड के 82,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हिसाब से, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन जाता है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है।
एक क्या इन्वेस्टमेंट लगता होगा अगर मैं मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट का एक शॉप खोलना चाह रहा हूँ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, हाँ तो ओनली ऑन स्टॉक बेसिस मेरे को कितना स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, रेंट वगैरह सब साइड में अभी रखते हैं? आपका टारगेट डेमोग्राफिक क्या है, क्या रख रहे हो, क्या आप वेडिंग ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हो? अगर वेडिंग ज्वेलरी रखोगे तो उसमें काफी कैपिटल इंटेंसिव जाएगा वो, बिकॉज आपको ऑप्शंस, आजकल लोग आर स्पॉइल्ड फॉर ऑप्शंस, लोगों को ऑप्शंस 10 जब तक दिखाते हैं तब तक के दे डोंट चॉइस। तो अगर वो फील्ड में जाना है उससे अच्छा आई सजेस्ट यू टू गो इनटू लाइट वेट ज्वेलरी लाइक सिल्वर स्टर्लिंग ज्वेलरी, आजकल बहुत फेमस हो रही है, ट्रेंडिंग है, यंगस्टर्स में काफी फेमस हो रहा है, न्यू आर्टिकल्स है, उसमें कैपिटल इंटेंसिव भी इतना नहीं है एंड इट्स अ वंडरफुल बिजनेस, कम कैपिटल में आपका काम हो जाएगा, यू कैन गो फॉर इट। जब एक इंडिविजुअल गोल्ड खरीदने के लिए जाता है तो उसने कॉर्पोरेट्स के पास जाना चाहिए लाइक कल्याण मालाबार, या फिर लोकल ज्वेलर्स के पास में जाना चाहिए? रेट का कोई डिफरेंस होता है इन लोगों में या फिर किस तरीके से? जिस तरीके से कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आए ये फील्ड में, दे केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कि हमसे लीजिए, आप हमको ट्रस्ट करते हैं और हम आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे, लोग देने को भी तैयार थे बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट। बट जब से हॉलमार्किंग HUID आया है, अब कुछ भी डिफरेंस बचा नहीं है। लोकल फैमिली ज्वेलर्स के पास आपको बहुत कम मेकिंग चार्जेस में और रेट्स में भी बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आज के रेट में चेक करूं तो 10 ग्राम, 1 ग्राम के पीछे 650 रुपए, मतलब 10 ग्राम के पीछे 6500 रुपए का फर्क है। ओके, बिटवीन द टू, सिर्फ गोल्ड प्राइसेस में? गोल्ड प्राइसेस, मेकिंग भी आप पकड़ लो, सब मिला के। ओके, तो इतना अगर फर्क है और क्वालिटी आपको सेम मिल रहा है तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर लोकल फैमिली ज्वेलर। ओके, ये ट्रस्ट के नाम पे एक मार्केटिंग बनाई गई ट्रस्ट के नाम पे लोकल फैमिली ज्वेलर को बदनाम करने की कोशिश की गई है कि आप इनके पास मत जाओ, इनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट द स्टोरी इज कम्प्लीटली अपोजिट। जो सर्विस आपको लोकल फैमिली ज्वेलर के पास मिलेगी वो उधर कभी भी नहीं मिल पाएंगी। यू शुड ऑलवेज गो वोकल फॉर लोकल। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। जब इंडियंस को बहुत शौक है गोल्ड खरीदने का, ऑब्वियसली रेट यहाँ का तो सबको पता ही होता है। जब हम फॉरेन जाते हैं घूमने को, आपको पता ही है, दुबई जाते हैं तो दुबई इस चीज़ के लिए भी फेमस है। आप वहाँ पे ओल्ड सुक चले जाइए, वहाँ पे मार्केट में गोल्ड का बहुत डिफरेंस है प्राइसेस में। तो लोग वहाँ से लेके आते हैं, ऑब्वियसली इलीगल है पर लोग लेके आते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में कुछ इफेक्ट आता है? सबसे पहली बात तो एक सर्टन अमाउंट अलाउड है लाना। हाँ, दैट इज कम आई थिंक 80,000 समथिंग, आई हैव टू आप चेक। वहाँ से बाय करके लेके आ सकते आप बाय करके लेके आ सकते हैं, दैट इज अंडर अ लिमिट आपको अलाउड है। ओके, उसके ऊपर का लिमिट है तो आपको डिक्लेयर करना होता है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होती है। राइट। अब इंपोर्ट ड्यूटी के टॉपिक पर अगर आते हैं तो 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी काफी डिक्रीज कर दी है 9% से। तो अभी सिर्फ 6% इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। तो ज्यादा का फर्क अभी बचा नहीं है। और उसमें भी मेरे पास बहुत केसेस आया है जिसमें दुबई से लोगों ने गोल्ड लाया है दैट इज नॉट ऑफ द क्वालिटी दैट वाज सेड। ओके, अब उनको पता है ये तो वापस आने नहीं वाला, तो बहुत सारी गलत मार्केटिंग करके उधर कम रेट बता के ये सब चीजें हुई है। तो इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फर्क बचा नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप इंडिया में ही लीजिए, इंडिया में सर्विस पूरी मिलेगी, प्रॉपर सब कुछ होगा और रीसेल का इशू नहीं जाएगा। या फिर जब भी आपको उसको कुछ कन्वर्ट करना है तो उसमें वापस से जब चेक करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर इंडिया। ओके, एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं यूथ को भी एंड जो ऑलरेडी जैसे बड़े लोगों में तो ट्रेंडी है गोल्ड लेने का, अभी यूथ में थोड़ा इक्विटी मार्केट की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको आप एक गोल्ड के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा यंग जनरेशन को बोलूंगा कि योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव ट्रस्टेड गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ अ रीजन। राइट, एक कारण है जिसकी वजह से ये इतने सालों से चलते आ रहा है। आप हायर रिटर्न्स को डेफिनेटली आप चेक कीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स भी लीजिए, आपको इक्विटी लेना है इक्विटी भी लीजिए, जो आपको इन्वेस्ट करना है कीजिए, बट हमेशा कुछ ना कुछ अलोकेशन, जो मैंने बोला 25% तो कम से कम अपने गोल्ड और सिल्वर में पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज योर सेफ जोन। राइट, इट इज अ सेफ्टी प्रोडक्ट। और जब कुछ नहीं रहेगा आपके पास तो वो हमेशा आपके पीछे खड़ा रहेगा। और आप जितने जल्दी आदत डालोगे उस चीज की, इन्वेस्टिंग की, दैट विल बी मच मच गुड फॉर यू। 1 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, धनतेरस के दिन, यही धनतेरस जो आ रहा है उससे आप स्टार्ट कर दीजिए, आप देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वंडरफुल वंडरफुल।
थैंक यू सो मच कुणाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए एंड होपफुली इंडिया गोल्ड की तरफ भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और पहले तो ऑब्वियसली प्रो है और थोड़ा प्रो होगा यूथ में भी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।